आते हैं। या सैमसंग इनोवेशन कैंपस से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशिक्षुगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और सैमसंग इनोवेशन कैंपस के CSR से प्रारंभ इस प्रशिक्षण के लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो उनकी हमेशा से मंशा रही है कि इंस्टीट्यूशन को जब तक हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वास्तविक ज्ञान और डिजिटल इंडिया की उस सपने को साकार करने में हमें सफलता मिलने में कठिनाई होगी। और मुझे लगता है कि यह एक नया प्रयास है। इन छात्रों से जो मेरे पास 8 छात्र यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे, जिन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग ली है, मैं उनसे ही पूछ रहा था कि कहां से आपने अपनी डिग्री ली है। तो ज्यादातर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से या IITM से जुड़े हुए गोरखपुर के ही छात्र थे। आपने अब तक अपने विश्वविद्यालय में या अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में जो भी अध्ययन किया है वह ज्यादातर एक प्रकार का उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है। जब आप किसी उस फील्ड से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो वह आपको उसके व्यवहारिक ज्ञान के साथ, उसके प्रैक्टिकल के साथ जोड़ती है कि दैनिक जीवन में जो कुछ आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो आपने लैब्स में आपने देखा है, वास्तविक धरातल उसका क्या है, इंडस्ट्री उसके लिए किस प्रकार के प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराती है और आगे की आपके चैलेंजेस क्या हैं, इन सब से आपको रूबरू करने का एक अवसर देता है। इसलिए इस प्रकार की इनोवेशन कैंपस अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को और सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश के 3500 हमारे युवा छात्र जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक नया भविष्य आगे बढ़ाया है। सैमसंग यह भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाते हैं, नोएडा में। और मैं सैमसंग इंडिया से जरूर कहूंगा कि अपने नोएडा कैंपस में एक बार यहां के छात्रों का विजिट जरूर करवाएं। मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनके जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान करिए और अगले 1 सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने
सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं 2 राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग उसे चीन से भारत में और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है। मुझे अच्छा लगा यहां पर सैमसंग इनोवेशन कैंपस में जो ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो ये ट्रेनिंग हुई है, ये वास्तव में मॉडर्न कोर्सेज के, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, उनके साथ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा साइंसेस के साथ में और अन्य उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, बिग डाटा एंड कोडिंग को लेकर, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग को लेकर के, यानी ये अलग अलग जो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जो आज की आवश्यकता है, जो ग्लोबल मार्केट की आज की आवश्यकता है, उसे लेकर के ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर करवाए गए। और मुझे लगता है कि हमारी अब तक की सबसे बड़ी कमी क्या रही है, हमारी अकादमिक संस्थाओं की सबसे बड़ी कमी यह रही कि हम लोगों ने मार्केट की कभी मैपिंग नहीं की। समाज की आवश्यकता क्या है, मार्केट क्या चाहता है, ये पूरी जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर आधारित है। अर्थशास्त्र के अगर इस नियम को हम भुला देंगे तो हम बेरोजगारों की एक फौज ही खड़ा करेंगे। हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, हमारी संस्थाओं को इधर जाना पड़ेगा। आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, आईआईटीज हो, या फिर विश्वविद्यालय हो, हमें देखना होगा कि हम पाठ्यक्रम उन्हें संचालित करें जो अगले 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म दे सके। और इसके लिए समय समय पर संस्थाओं के द्वारा उस प्रकार की मैपिंग कराना, सर्वे कराना, जहां पे हमारी संस्था है वहां के लोकल क्षेत्र की, उस रीजन की, देश की, दुनिया की, और फिर उस मैपिंग के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी तैयार करना। अगर हम ये नहीं तैयार करेंगे तो हम लोग फिर पिछड़ जाएंगे। हम पिछड़े क्यों? पिछड़ने के पीछे यही कारण था, हम अभी भी वही रट्टे रटाई बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं, घिसी पिटी बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि हमारे यहां से जो लड़का जाता है, दुनिया में जो जिसको लोगों ने आउट ऑफ डेट कर दिया है, उसको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा आज बनाते हैं। इसका मतलब वहां से निकला हुआ छात्र कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री लेकर के जाएगा तो अब बाजार में ऐसे खड़ा रहेगा, उसी लाइन पे खड़ा होगा जैसे चौराहे पर कोई मजदूर जाता है, खड़ा होता है, कहीं से आवाज आएगी कि भाई हमें एक मजदूर चाहिए, वो बेचारा आवाज लगा के हाथ उठा के कहता मैं भी आऊं, मैं काम करना चाहता हूं। नहीं, कैंपस में इसका सिलेक्शन हो, कैंपस में ही ट्रेनिंग के दौरान हम उसको इस बात की गारंटी दे सकें या फिर वो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके कि हां मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा
और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तब साकार होगी जब हम उसके अनुरूप पाठ्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्य करेंगे। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम उस मैपिंग के अनुसार डिमांड और उस डिमांड की सप्लाई के लिए उस प्रकार के पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज हम प्रारंभ कर सकेंगे, तब इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज बहुत सारे कार्यक्रम इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं। हमने यूपी के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, एक कि फाइनल ईयर के जो भी बच्चे हों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका जो प्रोजेक्ट वर्क हो फाइनल ईयर का, उसको हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ें। उस दौरान हम किसी इंस्टीट्यूशन को किसी इंडस्ट्री के साथ में, किसी अन्य ऐसे डिपार्टमेंट के साथ में उन्हें जोड़ें जो वहां पर उन्हें आगे के लिए एक एक्सपीरियंस दे सके और उस प्रोजेक्ट को बनाने में मदद भी कर सके। और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उस दौरान उस छात्र को जब वह अपना पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम पूरा कर चुका हो, प्रोजेक्ट वर्क के लिए उसकी इंटर्नशिप की तैयारी चल रही है, उस दौरान हम उसे एक व्यवस्था देंगे। सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी और आधा वह संस्था या वह इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाए। तो छात्र अपने अध्ययन के दौरान ही अपने मां बाप के कुछ भार को कम करने में योगदान दे सकता है। और मुझे लगता है कि छात्र के अंदर भी एक नया उत्साह आएगा अपने पाठ्यक्रम के बारे में। पर ये हर एक फील्ड में हो सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पुराने विश्वविद्यालयों में इस विश्वविद्यालय का नाम है। और विश्वविद्यालय इतना पुराना है, अगर यहां पे संस्था को किसी सरकार को कोई बड़ा संस्थान खड़ा करना है, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट को, कोई बड़े निवेश को यहां पर लगाना हो, इसके लिए एक होता है वहां के सोशल इंपैक्ट स्टडी। सोशल इंपैक्ट स्टडी, मुझे लगता है सोशोलॉजी जिन बच्चों ने पढ़ा है, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, और विभाग अगर इसके साथ जुड़े, उसके लिए अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अपडेट करे, तो वह सोशल इंपैक्ट स्टडी कर सकता है। गवर्नमेंट इसमें हर वर्ष करोड़ों रुपया खर्च करती है। अगर विश्वविद्यालय के पास भी इस प्रकार की कुछ स्टडी हो, वह उसके छात्र इसके साथ जुड़ेंगे, तो विश्वविद्यालय की अतिरिक्त इनकम भी बढ़ेगी और छात्रों को भी कुछ अपने अध्ययन के दौरान कुछ कार्य मिलेगा और उनके एक्सपीरियंस भी, उनके पास एक नया एक्सपीरियंस भी होगा कि सोशल इंपैक्ट स्टडी कैसे होगी। लेकिन जब हम करेंगे ही नहीं, परिणाम क्या होगा? परिणाम होता है कि छात्र जब अपनी डिग्री पूरा करके आगे निकलते हैं तो ये फिर बेरोजगारों की फौज के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है। क्या हमारा ज्योग्राफी का विभाग उसका अच्छा अध्ययन करके बता सकता है कि इस बाढ़ के कारण क्या हैं और इसका समाधान का रास्ता हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग चैलेंजेज होंगे। क्लाइमेट चेंज उसका एक कारण हो सकता है, हिमालय से आने वाली नदियां दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन बाढ़ केवल हिमालय से आने वाली नदियों में ही नहीं है, अन्य जगहों पर भी है। लेकिन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ज्योग्राफी के तहत उसके छात्र और वो विभाग बहुत अच्छा अध्ययन करके गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दे सकता है और बदले में गवर्नमेंट उसको फीस देगी उसकी, कि हां इस कारण से ये बाढ़ आती है, इसका समाधान करने का ये रास्ते निकल सकते हैं। या फिर वहां के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के प्राचीन इतिहास विभाग भी अपना कर सकता है। कितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, क्या क्या हमारे पास है, उस पर एक स्टडी विभागों के स्तर पर हो। ये केवल अपने रूटीन के पाठ्यक्रम के साथ ही हम ना जुड़े, कुछ नयापन भी करने के लिए हमें तैयार करना होगा। और उस नयापन को करने के लिए ही जब हम नवाचार करते हैं, कोई नयापन लाने का प्रयास करते हैं, लकीर का फकीर से हट करके
हम जब कुछ नयापन अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, वही नवाचार है, वही इनोवेशन है। और उस इनोवेशन के साथ जुड़ने के लिए आज प्रयास हुआ है। याद रखना, यूपी आने वाले समय में एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। एक हम लोगों ने यूपी के अंदर एक प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे कि मिस्टर पार्क कह रहे थे यहाँ पे कि आज यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोगों ने यहाँ पे इस पे ध्यान दिया। मुझे याद है, सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी? और इसलिए पहली शर्त होती है सुरक्षा की। सरकार ने इस पर बिना किसी टॉलरेंस के हमने इस मुद्दे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। आज परिणाम हम सबके सामने है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, तो मैंने उस समय मार्च में हमने शपथ ग्रहण किया था और मैंने 6 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में अपनी टीम से कहा, औद्योगिक विकास के मंत्री को और उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, मैंने कहा भी यूपी के अंदर कुछ निवेश हो, इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ हो। तो उस समय उन्होंने पहला जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा, उन्होंने कहा साहब हम 20,000 करोड़ का निवेश यूपी के अंदर करवाएंगे। मैंने कहा भी यूपी जैसे राज्य के लिए 20,000 करोड़ बहुत छोटी राशि है। तो उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा? यूपी में कोई नहीं आना चाहता है। यूपी बदनाम राज्य है। यूपी को लोग बैरियर मानते हैं डेवलपमेंट का। तो हमने कभी बैरियर की दीवारों को तो हमने काफी हटाया है, बैरियर काफी हमने हटाए हैं, बाकी हटाएंगे भी। हमें पॉलिसी तैयार करनी होंगी। लेकिन अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी कैसे? कैसे है नौकरी मिलेगी? नए जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे, नए नए क्षेत्र चिन्हित करने पड़ेंगे। और उस समय हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। आज हमारे पास 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं हर एक सेक्टर की, और हर पॉलिसी को हमने एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा है। हमने अपनी जो औद्योगिक विकास की पॉलिसी बनाई तो उसमें हमने औद्योगिक एवं रोजगार की पॉलिसी नाम उसको दिया। हमने कहा औद्योगिक निवेश होगा, सरकार इंसेंटिव देगी, लेकिन इंसेंटिव के साथ साथ उन्हें रोजगार देने की गारंटी भी हमें देना होगा। किसी भी फील्ड में हमने किया। लगभग 27 हम लोगों ने अब तक पॉलिसीज बनाई है, और किसी भी राज्य में इतनी पॉलिसी नहीं है। एक दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। आज कोई भी इन्वेस्टर यूपी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो एक जगह वह आवेदन करता है। हम उसको सिंगल विंडो की व्यवस्था देते हैं। आपको एक जगह आवेदन करना है और एक जगह में बैठ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे 450 से अधिक एनओसी एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाते हैं। देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल यूपी संचालित कर रहा है। अगर किसी इन्वेस्टर ने हमारे साथ एमओयू कर लिया है तो एमओयू मॉनिटर भी फिर उससे बार बार नहीं जाना है। एमओयू मॉनिटरिंग की भी हमारे पास एक व्यवस्था है। इसको निवेश सारथी के रूप में हमने आगे बढ़ाया है। और अगर किसी निवेशक ने अपना निवेश कर लिया है तो निवेश के लिए प्रोडक्शन के बाद जब गवर्नमेंट की इंसेंटिव उन्हें मिलनी होती है, बहुत सारे मामलों में हम इंसेंटिव देते हैं, तो इंसेंटिव के लिए भी उसे बार बार नहीं आना है। इंसेंटिव के लिए भी उसने आवेदन किया, ऑनलाइन वह पैसा उसके खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं, सब डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। ये तीनों प्लेटफॉर्म आज यूपी संचालित कर रहा है। हमने जो इनिशिएटिव 17 में लिए, परिणाम क्या है? जब 23 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस यूपी में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे 2017 में, 2023 आते आते उसी यूपी में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये 40 लाख निवेश के प्रस्ताव क्या कहते हैं?
2 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 2 करोड़ युवाओं को। और इन 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण अभियान भी प्रारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण अभियान, जिसमें 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना की चुनौती के दौरान हमारे सामने एक समस्या थी, संस्थाएं बंद हो रही थी, एग्जाम नहीं हो रहे थे, पाठ्यक्रम नहीं संचालित हो पा रहे थे। हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। यद्यपि टैबलेट बंटने के साथ ही कोरोना भी समाप्त हो गया, लेकिन अच्छा है युवाओं के हाथों में टैबलेट होगा तो। लेकिन ये टैबलेट आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट होने के लिए दिया गया है। यह टैबलेट स्मार्टफोन गेम खेलने के लिए नहीं है। और मैं आपसे यही अपील करूंगा, अपना समय वेस्ट मत करिए, गेम में वेस्ट मत करिए, एक भी क्षण वेस्ट मत करिए। वे लुभावने हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाने की दिशा में उनमें कोई शक्ति नहीं है। अपने आप पे विश्वास करिए, टेक्नोलॉजी से अपने आप मजबूत बनिए। और मैं आपको इस बात को बता देता हूं, दुनिया की आज के दिन पर जो 100 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उन 100 प्रतिष्ठित कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं, याद रखना, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया को आज प्रभावित किया है। सिलिकॉन वैली में अगर आप जाएंगे तो पूरा भारतीय समाज छाया हुआ है और उसमें यूपी का दबदबा है। एक बार थोड़ा प्रयास तो प्रारंभ करिए आप वहां जाकर जाने के लिए। लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने अंदर की हिचक को दूर करना होगा। अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए। गवर्नमेंट भी आपको जॉब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन रोजगार का अभियान और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अब तक हम लोग 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। करोड़ों लोगों के लिए नौकरी भी और रोजगार के लिए भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमने संभावनाएं उपलब्ध करवाई हैं। और मुझे विश्वास है कि सैमसंग इनोवेशन कैंपस एक नई पहल है। डीडीओ से भी और आईटीएम से भी जो छात्र यहां पर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, उनको सैमसंग इंडिया ने अपने सीएसआर के कार्यक्रम के अंतर्गत इस ट्रेनिंग कैंप के साथ जोड़ा है। और ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से उनका सफलतम प्रशिक्षण के बाद आज उन्हें यह सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि ट्रेनिंग के साथ साथ हमें उन्हें जॉब के साथ भी जोड़ने की दिशा में प्रयास करना होगा। अभी आपने देखा होगा 12 सितंबर को नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन हुआ था। सेमीकंडक्टर पर भारत की पहली एक ग्लोबल मीट का आयोजन हम लोगों ने वहां पे किया था और जो सफलतम था। याद रखना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक दूसरा रूप है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेमीकंडक्टर, इसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम संचालित नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और इस फील्ड में भारत के द्वारा जो कार्य अब प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। याद रखना, 5 नए प्रस्ताव भारत के अंदर आए हैं सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट के, जिसमें से 3 प्रस्ताव यूपी के हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें एक एक इन्वेस्टमेंट में 1 लाख जॉब है। अभी से आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तो नौकरी की कमी नहीं होगी। लेकिन आपकी उम्र ऐसी है, इस उम्र में मेहनत से मत घबराना, परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाइए। हम लोग आज भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये हमारे लिए कोई खेल नहीं है।
लेकिन हाँ, एक एक चीज को जानकारी रखना, अपडेट रहना, 18 से 20 घंटे तक निरंतर प्रयास करना, तब परिणाम आते हैं। और याद रखना, कार्य व्यक्ति को कमजोर नहीं करता है, उसको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। उससे भागने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करने की आदत डालिए, मेहनत करिए, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन भी लेना और समय के अनुरूप अपडेट होना। कोई ये दिखाने की आवश्यकता नहीं, जो लोग मांग करते हैं आज की नहीं साहब 6 ही घंटे काम होने चाहिए, मैं कहता हूं 6 घंटे नहीं, आप 12 से 14 घंटे काम करने की आदत डालिए। याद रखना, 12 से 14 घंटे का कार्य आपको फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से तैयार करेगा, दोनों प्रकार से तैयार करेगा। 6 घंटे कार्य करेंगे, बाकी रेस्ट लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी से बचना है तो आवश्यक है मेहनत करने की आदत आप डालें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को, जिस पर आज पूरी दुनिया जिसके प्रति आकर्षित है, इस कार्यक्रम के तहत आप इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मैं एक बार फिर से सैमसंग इंडिया को इस सैमसंग इनोवेशन कैंपस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन छात्रों ने आज अपना यहां पर प्रशिक्षण पूरा किया है, इन सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने फील्ड में आप पारंगत हों। एक बहुत बड़ी दुनिया है आपके लिए कार्य करने के लिए, एक बहुत विराट क्षेत्र है आपके कार्य करने के लिए। थोड़ा अपने आप को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास आप करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। What a phenomenal। तो गोरखपुर से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर तमाम बातें जो है युवाओं से करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम, और आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए काम किया गया है और ये वर्कशॉप एक नया प्रयास है, इसे सफल बनाना है। तो देखिए, तमाम बातें अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कही हैं। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की।